हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं कपिल शर्मा आपके अपने चैनल स्टडी विद कपिल में आपका स्वागत करता हूं। रोजाना की तरह दोस्तों हम जीके एंड जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 40 लेकर आए हूं दोस्तों। ये प्रैक्टिस सेट आपकी सभी परीक्षाओं में दोस्तों महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, क्योंकि इसमें सभी सब्जेक्टों से चुनिंदा जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं दोस्तों वही लिए जाते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। और ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, निम्न कांग्रेसी नेताओं में किसको ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक और डी है जवाहरलाल नेहरू। तो किसे कहा जाता है दोस्तों ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। कई बार दोस्तों प्रश्न ये परीक्षा में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर कि अष्ट प्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी। मतलब पूछ रहा है ये क्वेश्चन कि अष्ट प्रधान जो मंत्री परिषद थी किसके शासक के शासनकाल में थी दोस्तों। तो ऑप्शन है अकबर के में, ऑप्शन बी शिवाजी महाराज के में, ऑप्शन सी है टीपू सुल्तान के में और ऑप्शन डी है कृष्णदेव राय के में। तो किस में थी दोस्तों, अगर बात कहें अष्ट प्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी दोस्तों, तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज के अष्ट प्रधान मंत्री परिषद थी दोस्तों। क्या थी, मंत्री परिषद। ठीक है, अष्ट प्रधान जो मंत्री परिषद थी वो शिवाजी महाराज के शासनकाल में थी। और ऑप्शन एक बनता दोस्तों अकबर से कि नवरत्न किसके दरबार में रहते थे दोस्तों। नवरत्न का मतलब है 9 रत्न, किसके में रहते थे दोस्तों, अकबर के दरबार में रहते थे। तो दोनों फैक्ट आपको अच्छे से याद रखने हैं दोस्तों, कोई भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है परीक्षा में। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर कि चोरी चोरा घटना के बाद कौन सा आंदोलन बंद कर दिया गया। जब चोरी चोरा घटना हुई थी दोस्तों तो कौन सा आंदोलन बंद कर दिया गया था। ऑप्शन ए चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन बी है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन या ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो कौन सा बंद कर दिया गया था दोस्तों, ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी है दोस्तों, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था। कब हुआ था दोस्तों असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था, तो 1920 में हुआ था। ठीक है, और चोरी चोरा घटना जब हुई थी 1922 में। कब दोस्तों, 1922 में। तो ये असहयोग आंदोलन जो था बंद कर दिया गया था। ठीक है, और शुरू कब हुआ था, पूछे कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1920 में हुआ था। अगर हम बात करें चंपारण सत्याग्रह की तो पूछा जाता है दोस्तों चंपारण सत्याग्रह से क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था, तो चंपारण सत्याग्रह ही है। कौन सा दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं हम भारत छोड़ो आंदोलन तो 1942, भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों 1942 है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों 1930। कब दोस्तों, 1930। चारों डेट आपको याद रखनी है दोस्तों कब शुरू हुए थे, क्योंकि आपसे कभी सही मिलाने में भी आपसे पूछ लेते हैं और इनमें से कौन सा एक गलत है, तो इस प्रकार से पूछ सकता है दोस्तों। तो सभी आंदोलनों के आपके सन याद होने चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। 4 देखेंगे दोस्तों कि वह कौन सा मूल तत्व है, वह कौन सा मूल तत्व है जो सभी जैविक यौगिक में उपस्थित होता है। ठीक है, किसमें दोस्तों, जैविक यौगिकों में उपस्थित होता है। तो ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन और ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। तो क्या हो जाएगा दोस्तों सही आंसर, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए कार्बन। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए कार्बन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे दोस्तों कि काली एवं तिस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है। हिमालय होते हैं दोस्तों 4 प्रकार के, आपको जैसा आपको ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इसमें पूछ रहा है आपसे काली एवं तिस्ता नदियों के बीच कौन सा, काली एवं तिस्ता नदियों के बीच कौन सा हिमालय होता है दोस्तों। तो ऑप्शन ए पंजाब हिमालय, ऑप्शन बी नेपाल हिमालय, ऑप्शन सी असम हिमालय और ऑप्शन डी है कुमायूं हिमालय।
तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो काली एवं तीस्ता नदियों के बीच कौन सा दोस्तों, नेपाल हिमालय। कौन सा, नेपाल हिमालय, बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो हमारा आंसर हो, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर मैं बात करूं दोस्तों पंजाब में, तो पंजाब हिमालय किन दो नदियों के बीच है, तो ये है आपका सिंधु, लिखेंगे दोस्तों सिंधु एवं सिंधु व सतलज। कौन सा दोस्तों, सतलज। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों, सिंधु व सतलज नदियों के बीच कौन सा हिमालय, पंजाब हिमालय। और कुमायूं हिमालय दोस्तों बहुत पूछा जाता है, कुमायूं हिमालय कौन सा दोस्तों, सतलज, सतलज व काली। कौन सी दोस्तों, काली नदी, सतलज व काली नदी। जो सतलज व काली नदी जो है दोस्तों के बीच कौन सा होता है, कुमायूं हिमालय होता है। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान रखेंगे दोस्तों, इन दो तीन प्रश्न बहुत बनते हैं इनमें से, कौन सी नदियों के बीच कौन सा हिमालय, तो अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगर पूछा आपसे कुमायूं हिमालय बहुत पूछा जाता है दोस्तों, कि कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच है, तो सतलज और काली नदी के बीच है। अगर पूछे पंजाब हिमालय, सिंधु और सतलज नदी के बीच है। अगर आपसे पूछे कि काली एवं तीस्ता नदियों के बीच कौन सा, तो नेपाल हिमालय। कौन सा दोस्तों, नेपाल हिमालय। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई सा भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करें। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, अब आपके करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। देखेंगे कि मीडिया कार्मिक सुरक्षा विधेयक 2023 पारित करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा है। देश का दूसरा राज्य कौन सा दोस्तों, मीडिया कार्मिक जो सुरक्षा विधेयक है 2023। ऑप्शन ए है ओडिशा, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर अगर हम बात करते हैं मीडिया कार्मिक सुरक्षा विधेयक 2023 की, तो ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ इज द राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि वर्ष 2022 का क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस। कौन सा दोस्तों, वर्ष 2022 का क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड। तो ऑप्शन ए है विराट कोहली को, ऑप्शन बी बेन स्टोक्स को, ऑप्शन सी है आसिफ शेख को और ऑप्शन डी है जोस बटलर को। तो किसे दिया गया है दोस्तों, क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड किसे दिया गया है, आसिफ शेख। कौन दोस्तों, आसिफ शेख को दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है दोस्तों, अच्छे से याद रखेंगे, फैक्ट इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि गणित का नोबेल एबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है। एक तो आपको याद रखना है दोस्तों, गणित का नोबेल किसे कहा जाता है, कौन से पुरस्कार को, तो एबेल पुरस्कार को कहा जाता है। और ये 2023 में किसे दिया गया दोस्तों, तो ऑप्शन ए है लुइस कैफरेली को, ऑप्शन बी है डेनिस पार्लिन सुलीवान को, ऑप्शन सी है SR श्रीनिवास वर्धन को और डी है एवी विगडरसन को। तो क्या हो जाएगा दोस्तों सही आंसर, एबेल पुरस्कार 2023 किसे प्राप्त हुआ दोस्तों, लुइस कैफरेली को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, लुइस कैफरेली को प्राप्त हुआ है दोस्तों। और 2022 में किसे मिला था दोस्तों, डेनिस पार्लिन सुलीवान को मिला था। तो हमें याद कौन सा रखना, तो 2023 का। तो किसे मिला है, लुइस कैफरेली को मिला है। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मुखिया किसे चुना गया है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मुखिया किसे चुना गया है दोस्तों। ऑप्शन ए है मार्कोस ट्राइजो, ऑप्शन बी डिल्मा रूसेफ, ऑप्शन सी है केवी कामत, ऑप्शन डी है अब्दुल फतेह अल सीसी। तो किसे चुना गया दोस्तों, अगर हम बात करते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मुखिया किसे चुना गया, तो ऑप्शन बी डिल्मा रूसेफ को। किसे, डिल्मा रूसेफ को चुना गया है दोस्तों। और ये कहाँ के हैं, आ जाता क्वेश्चन, ये है आपकी ब्राज़ील। कहाँ के दोस्तों, ब्राज़ील की है। ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति हैं दोस्तों, क्या है, ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति। तो हमें दोनों याद रखने कहाँ से हैं, ये ब्राज़ील से। और ब्राज़ील का क्या था दोस्तों, पहले ये पूर्व राष्ट्रपति रह चुकी हैं। डिल्मा रूसेफ न्यू डेवलपमेंट बैंक की अध्यक्ष बनाई गई हैं दोस्तों। ठीक है, नया मुखिया। आगे चलेंगे 10 पर।
क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों कि इसरो द्वारा हाल ही में लॉन्च वन वेब इंडिया 2 मिशन का संबंध किस देश से है? अभी हाल ही में इसरो ने वन वेब इंडिया 2 मिशन लॉन्च किया, तो उसका संबंध किस देश से है दोस्तों? ऑप्शन ए ब्रिटेन से, ऑप्शन बी अमेरिका से, ऑप्शन सी जापान से और ऑप्शन डी है इजराइल से। तो किसका क्या किस देश का संबंध है दोस्तों? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, ब्रिटेन से। किसका दोस्तों? ब्रिटेन से। कि वन वेब इंडिया 2 मिशन का संबंध किस देश से है दोस्तों? ब्रिटेन से है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे दोस्तों कि भारत में धन विधेयक सबसे पहले प्रस्तावित होता है। कि धन विधेयक जो है भारत के किस सदन में सबसे पहले प्रस्तावित होता है दोस्तों? तो ऑप्शन ए है राज्यसभा में, ऑप्शन बी है लोकसभा में, ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों में एक साथ और ऑप्शन डी है वित्त आयोग में। तो किस में होता है दोस्तों? अगर हम बात करते हैं धन विधेयक की, तो ये किस में होता है? ये होता है लोकसभा में। ठीक है दोस्तों, लोकसभा ही से धन विधेयक पारित कर सकती है दोस्तों। अच्छे से ध्यान रखेंगे, लोकसभा। और अनुच्छेद कौन किस अनुच्छेद के अंतर्गत बताया गया दोस्तों धन विधेयक को? अनुच्छेद 110। कौन सा दोस्तों? अनुच्छेद 110 के अंतर्गत बताया गया। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों, संबंधित अनुच्छेद है। किस अनुच्छेद के तहत बताया गया है कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 118, अनुच्छेद 88, अनुच्छेद 100 और अनुच्छेद 109। तो क्या हो जाएगा दोस्तों सही आंसर? अगर मैं बात करता हूँ संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, किस अनुच्छेद में है दोस्तों? अनुच्छेद 118। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है दोस्तों, अनुच्छेद 118 में वर्णित है। अब हम इससे बात कर लेते हैं कि संसद की संयुक्त बैठक जो बुलाता है दोस्तों, बुलाता कौन है? आहूत या बुलाता कौन है दोस्तों? तो राष्ट्रपति बुलाता। कौन दोस्तों? राष्ट्रपति। ठीक है, अच्छे से याद करेंगे कि संयुक्त बैठक जो बुलाता है वो तो राष्ट्रपति बुलाता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 108 के तहत। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाता है दोस्तों। संयुक्त बैठक कौन करता है? राष्ट्रपति करता। पर अध्यक्षता कौन करता है उसकी? अध्यक्षता करता है आपका लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, और अनुच्छेद दोनों याद रखेंगे। संयुक्त बैठक जो बुलाता है वो अनुच्छेद 108 के तहत बुलाते हैं और राष्ट्रपति बुलाते हैं, और अध्यक्षता जो करते हैं लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 118 के तहत। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित है। संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायत से संबंधित है दोस्तों। तो उसमें कितने विषय हैं? ऑप्शन ए है 19 विषय, ऑप्शन बी है 29 विषय, ऑप्शन सी है 28 विषय और ऑप्शन डी है 18 विषय। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों पंचायत से, तो पंचायत हमारा कब हुआ था दोस्तों? यह पूछा जाता है कि 11वीं अनुसूची कौन सी? 11वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन? 73वें संविधान संशोधन। कौन से दोस्तों? 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, 92-93 बोलते हैं, 93 भी आता कहीं कहीं लिखा हो, पर ये 93 में दोस्तों एप्लीमेंट किया गया था। ठीक है तो शुरू कब हुआ था आपका? ये 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, पंचायत से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, और ये पंचायत आपसे पूछा जाता है कि भाग संविधान के कौन से भाग में वर्णित है? भाग 9 में वर्णित है। कौन सा दोस्तों? भाग 9 संबंधित है पंचायत से। और इसमें कितने विषय हैं दोस्तों? तो 29 विषय हैं। कितने? 29 विषय। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जो आपके क्वेश्चन नंबर 13 पूछा हुआ है कि 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित कितने विषय हैं दोस्तों? तो 29 विषय बताए गए हैं। कौन से संविधान संशोधन? 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी दोस्तों। कौन से भाग संबंधित है? भाग 9 संबंधित है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा? किस अनुच्छेद में बताया गया है दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय जो है एक अभिलेख न्यायालय होगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 135, ऑप्शन बी अनुच्छेद 131, ऑप्शन सी अनुच्छेद 129 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 126। तो किस में बताया गया दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय
एक अभिलेख न्यायालय होगा। अनुच्छेद 129 में बताया गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है दोस्तों 129। ठीक है, कई बार परीक्षाओं में दोस्तों पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे दोस्तों कि भारतीय संसद की किस प्रकार किसी राज्य भारतीय संसद किस प्रकार किसी राज्य की सीमा का नाम बदल या पुनर्भाषित कर सकते हैं? तो पूर्ण बहुमत के द्वारा, या एक साधारण बहुमत के द्वारा, या मतदान के सदस्यों के 2/3 बहुमत, या मतदान के सदस्यों के 2/3 बहुमत और इसके कुल सदस्यता का पूर्ण बहुमत। तो किसके द्वारा बदल सकते हैं दोस्तों संसद? कौन बदलती है दोस्तों? संसद बदलती है। अनुच्छेद कौन सा दोस्तों? आर्टिकल अगर पूछे, आर्टिकल 1 2 3 होते हैं तो आर्टिकल 3 के द्वारा राज्य की सीमा का नाम या परिवर्तन कर सकते हैं दोस्तों। कौन कर सकता है? एक साधारण बहुमत के द्वारा। ये कौन से होते हैं दोस्तों? साधारण बहुमत के द्वारा संसद इसमें परिवर्तन कर सकती है। और पूछा जाता है दोस्तों किस अनुसूची से संबंधित है? तो अनुसूची अगर आपसे पूछे तो अनुसूची हो जाएगी दोस्तों पहली अनुसूची। कौन सी है? प्रथम अनुसूची। पहली अनुसूची में बताया गया है कि उसके भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है दोस्तों। और आर्टिकल 1 2 3 1 2 3 हैं दोस्तों, तो इसमें 3 आर्टिकल जो है वो आपका संसद के नामों में परिवर्तन है। ठीक है दोस्तों, जो राज्य के नामों में परिवर्तन कौन कर सकता है? संसद कर सकती है, ये बताया गया दोस्तों। ठीक है, तो अनुच्छेद 3 हो जाएगा, अनुसूची प्रथम है। और कौन सा बहुमत चाहिए दोस्तों? तो एक साधारण बहुमत चाहिए। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको सारे फैक्ट जो हैं आपको क्लियर हो रहे होंगे दोस्तों और समझ में भी आ रहे होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अश्व घोष है, ऑप्शन बी गौशाला है, ऑप्शन सी विष्णु शर्मा है, या ऑप्शन डी भद्रबाहु है। तो कौन है दोस्तों? अगर मैं बात करूँ बुद्ध चरित्र के लेखक की, तो अश्व घोष है दोस्तों। कौन है? अश्व घोष। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है दोस्तों। अश्व घोष ने लिखी थी ये पुस्तक बुद्ध चरित्र दोस्तों। ठीक है, एक आपसे पूछा जाता है दोस्तों विष्णु शर्मा, बहुत पूछा जाता है, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? पंचतंत्र। बहुत ज़्यादा फेमस है दोस्तों, बहुत कई बार परीक्षा में पूछा गया कि पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है दोस्तों? विष्णु शर्मा है। दोनों के दोनों आंसर आप अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों। कोई ना कोई सा प्रश्न आपको परीक्षा में जरूर मिलेगा देखने के लिए, इसलिए सारे वीडियो में जितने आपको 20 क्वेश्चन होते हैं तो अंत तक जरूर देखा कीजिए दोस्तों। वीडियो बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है दोस्तों आप लोगों के लिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कि किस स्थान पर, क्या दोस्तों, किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलकर गंगा बनाती हैं? किस नदी पर है दोस्तों जो अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा नदी बनती है दोस्तों? कौन सा वो पॉइंट है? तो आगरा में, या देवप्रयाग, या उज्जैन, या कन्याकुमारी। तो अब पूछा जाता है कि देवप्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलती है दोस्तों? तो अलकनंदा और भागीरथी। बहुत ही कई बार पूछा गया दोस्तों परीक्षा में, सबसे ज़्यादा यही प्रयाग पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, वैसे कितने होते हैं दोस्तों? प्रयाग 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने? 4 प्रकार के होते हैं। एक देव प्रयाग होता है, एक कर्ण प्रयाग होता है दोस्तों, कर्ण प्रयाग होता है एक रुद्र प्रयाग होता है दोस्तों। ठीक है, और एक विष्णु प्रयाग होता है दोस्तों। तो अगर मैं पूछूं आपसे अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ जाकर मिलती हैं दोस्तों? जितने देव प्रयाग में जाकर मिलती हैं। तो सही आंसर देव प्रयाग। सबसे ज़्यादा यही पूछा गया दोस्तों, देव प्रयाग। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दोस्तों कि नामदफा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों? तो ऑप्शन ए मिजोरम में है, ऑप्शन बी मणिपुर में है, ऑप्शन सी त्रिपुरा में है, या ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में है। तो नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों? तो नामदफा की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और मणिपुर में कौन सा दोस्तों? मणिपुर में कई बार परीक्षा में पूछा गया है, मणिपुर में केबुल लामजाओ। कौन सा दोस्तों? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क स्थित है, और ये हमारा
एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो तैरता हुआ नेशनल पार्क है दोस्तों। पूछा जाता है कि एकमात्र नेशनल पार्क कौन सा है जो कहाँ स्थित है या कौन सा है दोस्तों। तो अगर पूछे कौन सा है तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, और कहाँ है दोस्तों तो मणिपुर में स्थित है। ठीक है, अच्छे से याद रखना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पे, तो नामदफा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है। देखिए दोस्तों, एक स्वस्थ मनुष्य जो होता है उसके शरीर का ताप होता है, ऑप्शन ए है 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी है 98.4 सेल्सियस और 98.4 डिग्री केल्विन। तो दोस्तों अगर ये पूछा आपसे सेल्सियस में, तो एक स्वस्थ मनुष्य शरीर का तापमान कितना होता है दोस्तों, अगर सेल्सियस की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना दोस्तों, 37 डिग्री सेल्सियस इज द राइट आंसर दोस्तों। अगर मैं बात करता हूँ फ़ारेनहाइट की, तो फ़ारेनहाइट में कितना होता है दोस्तों, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है दोस्तों। कितना, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है दोस्तों। अच्छे से याद रखेंगे, कहीं कहीं 98.4 आता है, 98.6 होता है दोस्तों। ठीक है, और अच्छे से याद रखेंगे 98.6। और दोस्तों अगर मैं पूछूँ आपके केल्विन में कितना होता है, तो केल्विन में होता है दोस्तों 310 केल्विन। कितना दोस्तों, 310 केल्विन होता है। अगर आपसे आप तीनों अच्छे से याद रख कर लेना दोस्तों। आपसे अगर मनुष्य का तापमान पूछे सेल्सियस में तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर पूछे फ़ारेनहाइट में तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है दोस्तों। अगर पूछे आपसे केल्विन में तो 310 केल्विन होता है दोस्तों। ठीक है, अब आपसे कुछ भी कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप आसानी से बता सकते हैं दोस्तों। अच्छे से याद रखना है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, और ये हमारी वीडियो का आज का दोस्तों अंतिम अंतिम प्रश्न है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों, कि मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है। मानव रक्त का पीएच मान, अब पीएच मान की बात करते हैं दोस्तों, तो मानव रक्त का पीएच मान क्या है, 7.4 है, 7.9 है, 6.7 है और 8.1 है। अगर मैं बात करूँ मानव रक्त की, तो ये कौन सा दोस्तों, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 7.4 इसका पीएच मान होता है दोस्तों। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों पीएच की, क्योंकि आगे से कोई भी आप पीएच से क्वेश्चन आए तो आप गलत ना कर पाएँ। तो पीएच मान जो हम पीएच स्केल पहले लिख लेते हैं दोस्तों। पीएच स्केल मिड में क्या होता है दोस्तों, 7 होता है। जो 7 से दोस्तों कम होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, एसिड, अम्ल होते हैं, अम्लीय होते हैं। और जो 7 से ऊपर होते हैं दोस्तों उनको हम बेस बोलते हैं, क्षारीय बोलते हैं दोस्तों उन्हें। ठीक है, उन्हें हम क्षारीय बोलते हैं। और जो 7 होता है उसको हम क्या बोलते हैं वो दोस्तों, न्यूट्रल। क्या होता है, न्यूट्रल होता है वो, बिल्कुल ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है। ये अच्छे से याद रखेंगे। ऐसा किसका मान कौन है जो न्यूट्रल है दोस्तों, जल है, जल। ठीक है, जल का सूत्र क्या होता है दोस्तों, H2O होता है। अच्छे से याद रखेंगे, जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, जो आपका ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है, न्यूट्रल होता है दोस्तों। याद हो गए दोनों एक तो। और कहाँ से होते हैं, 14 तक होते हैं, 0 से 14 तक होता है दोस्तों जो स्केल होता है। और ये 7 से कम उन्हें अम्लीय में आते हैं, और 7 से ऊपर वाले क्षारीय होते हैं दोस्तों। ठीक है, अम्लीय और क्षारीय। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ अगर पीएच मान कि पीएच की जो स्केल दिया था दोस्तों वो किसने दिया था, सोरेनसन ने दिया था। सोरेनसन ने दिया था। कौन वैज्ञानिक थे, सोरेनसन थे, जिन्होंने पीएच के बारे में बताया था दोस्तों। ठीक है, अब आपसे पूछ लेता हूँ कि पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों। पीएच की फुल फॉर्म पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होती है दोस्तों, पावर ऑफ हाइड्रोजन होती है। क्या होती है, हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों, पावर ऑफ हाइड्रोजन पीएच की फुल फॉर्म होती है। हिंदी में बोलूँ तो मैं आपकी कि हाइड्रोजन की शक्ति। क्या दोस्तों, हाइड्रोजन की शक्ति पीएच की फुल फॉर्म होती है। पीएच ने किसने दिया था दोस्तों, स्केल सोरेनसन ने दिया था। अगर हम बात करते हैं कि कहाँ से कहाँ तक होते हैं दोस्तों, वैल्यू 0 से 14 तक होती है। 7 तक तो 0 से 7 तक तो अम्लीय होते हैं, और 7 से 14 वाले ऊपर वाले 7.1 से वो आपके क्षारीय के अंदर काउंट होते हैं दोस्तों। ठीक है, और जो 7 है वो कैसा होता है दोस्तों, न्यूट्रल होता है। जो न्यूट्रल कौन है, जल। जल का जो पीएच मान है वो 7 है बिल्कुल।
तो ये सूत्र क्या होता है, उसका आणविक सूत्र होता है H2O होता है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं रक्त की, मानव रक्त की, तो मानव रक्त का pH मान कितना होता है दोस्तों, 7.4 है। अब हम इसे बता सकते हैं कि मानव रक्त अम्लीय है क्षारीय है, तो ये 7.4 शायद से ऊपर है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, क्षारीय हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा हुआ है कि जो मानव रक्त है वो प्रकृति में कैसा है, अम्लीय है क्षारीय है, तो क्षारीय होता है दोस्तों। तरल पदार्थ होता है क्षारीय, तरल पदार्थ होता है। ठीक है, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और सारे फैक्ट आपको समझ में भी आए होंगे दोस्तों। जो भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर दोस्तों जरूर करें। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।